राहु केतु ट्रांजिट इन 2025 फॉर एक्वेरियस असेंडेंट। सो ये आज का हमारा वीडियो होगा, राहु केतु ट्रांजिट फॉर कुंभ लगन वालों के लिए। सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो देखिए, हम लोगों ने कल अपना जुपिटर की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। सैटर्न की सीरीज़ फ्रॉम मून एंड फ्रॉम डिफरेंट असेंडेंट ऑलरेडी कवर्ड है। जुपिटर की भी कल पूरी हो गई है, तो अगर आप लोग वो सीरीज़ देखना चाहें तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगी। राहु केतु की हमारी ऑनगोइंग सीरीज़ है, इसमें 3 ट्रांजिट बचे हुए हैं, जिनमें से आज हम एक कवर कर रहे हैं, बाकी 2 बचेंगे। 2 वीडियो जल्दी बना के फिर हम ये ट्रांजिट की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम और वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो है हमारा राहु केतु का ट्रांजिट फॉर एक्वेरियस असेंडेंट कुंभ लगन वालों के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि जब राहु केतु किन हाउसेज में ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ लगन वालों के लिए, क्या रिजल्ट्स देंगे वहाँ बैठ के, क्या इम्पैक्ट आपके ओवरऑल चार्ट पे पड़ेगा, करियर पे, फाइनेंसेस पे, आपके हेल्थ पे, सब चीज़ों पे, लव लाइफ पे, ठीक है, मैरिज पे, क्या रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं हमें कुंभ लगन वालों के लिए, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। बीच में कुछ हम रेमेडीज़ वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, नॉर्मल चीज़ें जो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लगन वालों के लिए जो राहु केतु अभी बैठे हैं फ़िलहाल, ठीक है, वो बैठे हुए हैं इनके 8th हाउस और 2nd हाउस में, ठीक है। राहु इनका 2nd हाउस में बैठा हुआ है और केतु इनका 8th हाउस में बैठा हुआ है। अब जब ये ट्रांजिट होगा, जो कि ऑलमोस्ट शायद मई 28 के आसपास हो रहा है, मई 19 के, तो राहु इनका 1st और केतु इनके 7th हाउस में पहुंच जाएगा, ठीक। सो राहु इनका यहाँ आएगा, केतु इनका यहाँ आएगा, 1st हाउस एंड 7th हाउस में। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राहु केतु क्या होता है, जो हम हर बार बात करते हैं। सो अगर हम केतु के बारे में बात करें, देखो केतु हेडलेस प्लैनेट होता है, केतु के पास हेड नहीं होती, केवल बॉडी होती है, ठीक है। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है। केतु हाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, केतु पॉइंटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु आपका फ्लैग यानी झंडा, ऊंचाई हो गया जैसे, या आपका एरोप्लेन, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। केतु जो होता है वो बहुत ही स्पिरिचुअल, जिसमें मैंने आपको बताया। केतु सेपरेशन को डिनोट करता है, जिस भी हाउस में बैठता है, जहाँ वो चीज़ें, जिन चीज़ों से रिलेटेड होता है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं केतु एक सेपरेशन देता है, ठीक है। ये हो गया केतु। अब राहु क्या होता है, देखो राहु जो है वो बॉडीलेस यानी कि सिर्फ हेड प्लैनेट है। तो राहु बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। राहु एक तरह का इल्यूजन भी क्रिएट करता है। राहु डार्कनेस को भी डिनोट करता है। राहु आपका न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ या जो भी आजकल आपकी AI, मशीन लर्निंग या जो भी नया टेक्नोलॉजी चल रही है, जितनी भी है, सारी राहु से रिप्रेजेंटेड है। इंटरनेट राहु होता है। तो राहु जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पीछे आज हम भाग रहे हैं, वो सब राहु है। और देखो, राहु का अभी हम आगे ही बात करेंगे, बट राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जब देने पे आता है तो वो इंसान को इतना दे सकता है कि वो आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, ठीक है। बट उसके लिए कई सारे योग बनते हैं, वो कभी हम राहु की एक अलग वीडियो में भी बात करेंगे। बट जस्ट टू लेट यू नो कि राहु क्या होता है ऑन अ सरफेस लेवल। अब उसके बाद आप बात करते हैं कि ट्रांजिट, जो राहु केतु का ट्रांजिट है वो क्या है। तो देखो, राहु केतु का ट्रांजिट ऑलमोस्ट 18 मंथ चलता है किसी भी साइन में, ठीक है। तो अभी जब ये मई में यहाँ पर आएंगे, मई के मिड में 19-20 मई के आसपास राहु केतु आपके असेंडेंट और 7th हाउस में आएंगे, तो यहाँ लगभग 18 महीने रुकेंगे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट हाउसेज में जाएंगे, ठीक। ये बैकवर्ड मूव करते हैं क्योंकि ये वक्री होते हैं, बाकी सब प्लैनेट फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो ये अपने पिछले हाउस से, अगले हाउस से पिछले हाउस में जाते हैं ट्रांजिट करने के लिए, जैसे अभी 2nd से 1st में आया, ठीक। तो ये हो गया राहु केतु का ट्रांजिट। मैंने आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि ट्रांजिट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि देखो, जो कोई भी हमारी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, वो या तो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के बेस पे हम लोग चेक करते हैं, या फिर वो ट्रिगर करते हैं वो इवेंट ट्रांजिट्स, ठीक है। जब भी ट्रांजिट होते हैं, देखो हर प्लैनेट स्टेशनरी नहीं है, हर प्लैनेट मूव कर रहा है आपके चार्ट में, कभी किसी हाउस में, कभी किसी हाउस में, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ देयर ट्रांजिट। अब जब आप पैदा हुए, सो ये आपके चार्ट का एक स्नैपशॉट हो गया। जब आप पैदा हुए तो राहु आपके 4th और केतु आपके 10th हाउस में बैठ गए। अब ये आपको ना 4th और 10th हाउस के रिजल्ट्स दे रहे हैं ओवरऑल, जो भी आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे। बट ये मैक्सिमम रिजल्ट्स कब देंगे, जब इनकी महादशा और अंतरदशा आएगी, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे लाइफ टाइम में राहु की महादशा आए ना, या केतु की महादशा ना आए। अंतरदशा तो आएगी, बट वो जब भी आएगी जब किसी प्लैनेट की महादशा होगी, वो भी कुछ टाइम के लिए आएगी। तो वो इफेक्ट उतने टाइम के लिए ज़्यादा आपके चार्ट में या आपकी लाइफ में एक
प्रोमिनेंट इफेक्ट देगा, ठीक। उसके अलावा नहीं। प्रत्यंतर को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्रत्यंतर बहुत ही छोटे माइन्यूट इवेंट्स, अगर मेजर इवेंट देखने हैं तो उसके लिए प्रत्यंतर नहीं, प्रत्यंतर आपके डे टू डे चीज़ों को देखने के काम आ जाएगा या कुछ बहुत ही क्विक इवेंट्स देखने का। अब हम बात करते हैं कि फिर क्या होता है। अब जब ये प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं तो ये तो अपना एक मेजर रिजल्ट दे दिया, उसके बाद फिर ये महादशा अंतरदशा दशा में देंगे, जो कि आएगी महादशा कभी या हो सकता ना भी आए। अब ट्रांजिट्स का फ़ायदा क्या है? ट्रांजिट का फ़ायदा ये है कि देखो राहु केतु आपके बैठे तो 4th और 10th हाउस में थे, बट अभी वो आपके 1st और 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अब वो 1st और 7th हाउस रिलेटेड रिजल्ट देंगे। अच्छे देंगे, खराब देंगे, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि वो रिजल्ट्स देंगे और जिन हाउसेज में उनके ट्राइन्स आएंगे उसके रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। जिन प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट करेंगे, इवन इन विद ट्रांजिट ऑल्सो। ट्रांजिट में सपोज आपका सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये अब राहु और सैटर्न का कंजंक्शन की तरह बिहेव करेगा अगले 18 महीने। और यहाँ पे राहु अपना पूरा प्रभाव डालेगा सैटर्न के ऊपर और उसके मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके केतु के साथ यहाँ वीनस बैठा हुआ, वीनस पहले से केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो ये अब आपके वीनस को इम्पैक्ट करेगा ये केतु 18 महीने के लिए। जबकि अगर आपका केतु यहाँ बैठा हुआ था तो उसका वीनस से कोई लिंक नहीं है अगर आपके चार्ट में देखो, ठीक। बट यहाँ ट्रांजिट से वो आपको रिजल्ट्स देगा। तो ये ट्रांजिट्स का एक, अब आप इसको ये एक रोल है, ठीक है। अब ये आपको फ़ायदा भी देगा, नुकसान भी देगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके चार्ट के कॉम्बिनेशंस के ऊपर, नेटल प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं और प्लैनेट्स का ट्रांजिट क्या है। बट ट्रांजिट्स का सबसे बड़ा इफेक्ट यही होता है कि वो आपको हर हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देंगे। तभी आपने देखा होगा कि हर टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड बाद आपकी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस क्यों होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट। और जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठा सेम रिजल्ट देने वाली बात आती है तब वो रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर महादशा आपकी सपोर्टिव कुछ मतलब कुछ और सपोर्ट कर रही है और आपका ट्रांजिट कुछ और, तो रिजल्ट्स मिक्स हो सकते हैं। बट अगर वही ट्रांजिट भी सिग्निफाई कर रहा है, वही महादशा अंतरदशा भी आपकी बता रही है, तो फिर वो बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट्स होंगे, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे खराब हो, आप उससे बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहीं पर बात आ जाती है कि ज़्यादातर जब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की, कि लोग पूछते हैं रेमेडी दे दो इस चीज़ की कि मेरा अभी शादी ख़राब चल रही है, मेरी शादी ठीक हो जाए। नहीं, देखो रेमेडीज़ के ऊपर मेरा सिंपल सा बिलीव है कि रेमेडीज़ काम नहीं करती ऐसे जैसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। मेंटल पीस देने के लिए आपको अच्छा पूजा कर लो, आपको मेंटल पीस मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वो है। बट अगर आप ये सोचो कि वो लाइफ इवेंट चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, आपकी शादी ख़राब हो रही है और एकदम से आप कोई रेमेडी कर लो, कोई पूजा करवा लो किसी पंडित जी से और वो ठीक हो जाएगा, नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और यहीं पर हम लोग सब फंसते हैं और गलती करते हैं, रेमेडीज़ करा के और पैसे खर्च करते हैं। जो टाइम आपका लिखा गया है, जो टाइम आपका आ रहा है, चाहे वो ट्रांजिट से चाहे महादशा अंतरदशा से, वो आपको फेस करना पड़ेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो इधर उधर चीज़ें करने की, रेमेडीज़ कराने की, ये पूजा कराने की, वो चेंज नहीं होगा। और शायद मेरे ख्याल से या जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। 99% तो मैं बता सकता हूँ, 100 में कभी कोई चीज़ बोलता नहीं हूँ। 90 और जिनको असर कर गई होगी ना, उनका वो टाइम ही ऐसा आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो रेमेडी का असर करी होगी। आप चेक कर लेना, अगर वो टाइम डिफरेंट है, टाइम अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो आप रेमेडीज़ करा लो, या तो करा ही नहीं पाओगे, और करा भी लोगे तो असर नहीं पड़ेगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि ऐसा आप लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, जस्ट डू शेयर इट विद मी, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो हो गया ट्रांजिट। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि 1st और 7th हाउस क्या है। देखो 1st हाउस आप सबको पता है लगन होता है, आप हो, सेल्फ हो, ठीक है। आपकी बॉडी है, आपकी विशेज़ हैं, आपकी डिज़ायर हैं, आपकी वाइटैलिटी, आपकी हेल्दी स्टेट, जो भी बॉडी का है वो है, सारी चीज़ें, लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 7th हाउस क्या है, इज़ योर ऑपोजिट, यानी कि आपका स्पाउस, यानी कि आपके पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। 7th हाउस हो जाता है पब्लिक इमेज का, क्योंकि 1st हाउस आप हो तो 7th हाउस क्या है, आपकी इमेज, आपका रिफ्लेक्शन जो 7th हाउस पे पड़ रहा है, आपकी इमेज हो गई, ठीक है। मास में आपकी इमेज क्या है। 7th हाउस फॉरेन ट्रैवल को भी देखा जाता है, ठीक। सो ये सारी चीज़ें 7th हाउस से आ गई। अब राहु जब आपके 1st हाउस में आएगा तो यहाँ आकर वो आपके डिज़ायर्स को बढ़ाएगा। वैसे भी 11th बोल रहा हूँ, हाँ 11th साइन यानी कि एक्वेरियस राहु रूल भी करता है। जब राहु वहाँ आएगा तो ओवरऑल जनरली भी ये ट्रांजिट जो है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर डिज़ायर्स बढ़ाने वाला है। पूरे होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। तो आप लोगों के डिज़ायर्स भी काफ़ी बढ़ेंगे। आप लोग डिज़ायर मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो पहनने को लेकर हो, चाहे वो लाइफ में कुछ बनने को लेकर हो, वो डिज़ायर्स आपकी बढ़ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में, ठीक है।
और वो कोई भी डिज़ायर हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आप लोगों को देखना है। एंड और प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं उनके बेस पे वो चीज़ें इफेक्ट करेंगी, बट ऐसा होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है। राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो पर्सन को इंटेलेक्चुअल बनाता है, तो ये पीरियड में आप लोग अपने दिमाग से काफ़ी काम लोगे, ठीक है। तो वैसे भी अगर किसी का राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो इंटेलेक्चुअलिटी देता है, वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाता है, दिमाग तेज देता है, बिकॉज राहु इज हेड, राहु बहुत ही शातिर माना जाता है, तो वो आप लोगों को स्मार्ट बना देता है। तो राहु जिनका भी अभी फर्स्ट हाउस में है वो वैसे भी स्मार्ट होंगे, और अगर जिनका ट्रांजिट कर रहा है इस टाइम पीरियड में राहु उनको डेफिनेटली एक अच्छा दिमाग देगा, क्योंकि लगन में बैठा है सोचने के लिए, तो यहाँ पर आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। बॉडी वाइज ठीक है, राहु थोड़ा सा देखो जैसे भोग विलास का प्लैनेट होता है, तो यहाँ पर मैंने बोला ना डिज़ायर्स, तो वो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, तो आपको वो एक टैब रखना है कि गलत चीज़ों पे ना जाए, नहीं तो आप अपनी बॉडी लिए अपनी एक उसको पर्सनालिटी को, बॉडी को ख़राब कर सकते हो। लत लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी चीज़ का, एडिक्शन, ठीक। अब 7th हाउस में जब केतु आता है तो यूजुअली देखो, मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 7th हाउस का केतु इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप्स, ठीक है। नॉट 100%, 90% केसेस में मैंने देखा है, हर किसी के साथ नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी मैरिज को। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके 7th हाउस में केतु है, दे आर लिविंग वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी, हमेशा आपको बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, बट हाँ मेजॉरिटी केसेस में केतु इम्पैक्ट करता है। अगर वो वीनस के साथ बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो, लिब्रा में बैठा हो, तो वो मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स दे, हो सकता है थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स दे दे, खटपट दे दे, ठीक है। या फिर हो सकता है उस आदमी का मन शादी की तरफ उतना ना अट्रैक्ट रहे, क्योंकि देखो केतु जहाँ बैठता है ना वहाँ से आपको सेपरेशन देता है, बिकॉज वो चीज़ आप ऑलरेडी मास्टर्ड कर चुके हो अपनी प्रीवियस लाइफ में। बट ये तो ट्रांजिट है, ये आपका ओरिजिनल केतु नहीं है। तो ये जो आएगा ये कुछ टाइम पीरियड के लिए आएगा और अपना इफेक्ट देगा। अब उसमें डिपेंड करेगा आपके नेटल प्लेसमेंट्स कैसे बैठे हैं। अगर वो और भी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ यहीं पर केतु ही बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सी प्रॉब्लम ज़्यादा देगा। बट अदरवाइज हो सकता है ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स या मैरिज। हो सकता है बहुत अच्छा पीरियड भी जाए, पर वो डिपेंड करेगा आपके अपने नेटल प्लेसमेंट्स पे प्लैनेट के, और जो ट्रांजिट कर रहे हैं, केतु आपका कहाँ बैठा है, ठीक। बट थोड़ा सा केतु 7th हाउस में ये प्रॉब्लम्स देता है, ठीक, क्योंकि आप लोग उन चीज़ों से सेपरेट होना चाहते हो जो जिस हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है बैठा हो। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस इज अबाउट रिलेशनशिप, बिजनेस। तो 7th हाउस केतु में बैठने वालों को हम बिजनेस भी मना कर देते हैं कि पार्टनरशिप में तो मत करना, अगर करना भी है तो पार्टनरशिप में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और जब केतु बैठा होता है 7th हाउस में तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस से दूर भी लेके जाता है, क्योंकि आपको वो मन नहीं करता करने का, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, तो वो भी एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका 7th और 1st हाउस में राहु केतु के इफेक्ट्स। अब एक बार ट्राइंस देख लेते हैं, मैं एस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। तो राहु अगर यहाँ बैठता है तो आपके 5th हाउस को देखेगा, ठीक है, और 9th हाउस को देखेगा। अब यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठे, सपोज यहाँ पे सन बैठा हुआ है, तो अब इस प्लैनेट के साथ जब ये ट्रांजिट होगा ना, तो आप इसको सन राहु का कॉम्बिनेशन ट्रीट करके चलो, ये वो रिजल्ट्स देगा 5th हाउस में, ठीक है। यहाँ अगर सपोज करो आपका वीनस बैठा हुआ है, तो ये 9th हाउस में वीनस राहु के कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन वाला रिजल्ट देगा आपको, जो वीनस राहु का कंजंक्शन आपको 9th हाउस में देगा। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ क्या रिजल्ट देगा क्या नहीं देगा, क्योंकि अगेन वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको इसको एनालाइज करना और आपके 5th और 9th हाउस में कोई प्लैनेट्स बैठे हैं तो उन्हें राहु के कंजंक्शन की तरह ट्रीट करें और देखें कि वो क्या रिजल्ट्स आपके उस चार्ट में दे सकते हैं। बट एज ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको आता है देखना तो देखो, नहीं आता है तो डोंट गो फॉर एनी असम्पशंस, गेट अ कंसल्टेशन, प्रॉपर कंसल्टेशन, ठीक, और उसके बाद आप लोगों को वो रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक। सिमिलरली विद केतु, अब ये तो राहु की बात हो गई, अब केतु के जो ट्राइन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो केतु का जो सबसे पहला आएगा वो आएगा आपका 11th हाउस पे, ठीक है, और फिर आएगा आपके 3rd हाउस में। तो अब सिमिलरली यहाँ ये आपके 11th और 3rd हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स के साथ इम्पैक्ट करेगा आपकी लाइफ में। अगर यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है तो यहाँ पर सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका मरकरी बैठा हुआ है तो ये मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा, और वैसे रिजल्ट्स आप लोगों को देगा। तो आपको इसको उस हिसाब से एनालाइज करना है, जो साइन पड़ रहा है
वो प्लैनेट यहाँ बैठा है, कहाँ का वो लॉर्ड है, केतु उसके साथ अब कंजंक्ट कर रहा है, तो मरकरी केतु क्या रिजल्ट्स देते हैं, सैटर्न केतु क्या रिजल्ट देता है, वैसी चीज़ें आप लोगों को देखनी है और वैसे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, अदर फैक्टर्स हमेशा काम में आएंगे जो मैं आपको बताता हूँ, महादशा, अंतरदशा और प्लैनेट्स का प्लेसमेंट, वो सब इम्पैक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में खास बात यही होती है कि आपको सारे कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर रहे हो तो आपका एनालिसिस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा गलत होगा, कई बार आप डायरेक्ट ट्रांजिट देख के कोई प्रेडिक्शन कर देते हो और वो सही हो जाती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, बट उसके फेल होने के चांस करेक्ट होने से ज़्यादा है। तो अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है तो आई नो इट इज़ लिटिल ट्रिकी, दैट इज़ वाई इसके लिए प्रॉपर स्टडी गाइड उसकी ज़रूरत होती है देखने के लिए। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो प्रॉपर स्टडी करो, आप लोग बुक्स लो, पढ़ो, और तब आप लोग देखो कि क्या क्या इनके रिजल्ट्स होते हैं। अगर महादशा है ये वाली, ट्रांजिट ये वाला चल रहा है, मेरे चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बैठा है, मेरा प्लैनेट यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो इस कॉम्बिनेशन को इफेक्ट कर रहा है, महादशा भी ऐसी चल रही है, तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, किस हाउस में वो बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे, और उस हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा है। ठीक है, क्योंकि जो आपके हाउस, जिस हाउस में भी वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे इसमें बन रहा है, अब यहाँ जुपिटर है इसका लॉर्ड, तो जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर किस पोजीशन में है, जुपिटर की क्या कंडीशन है आपके चार्ट में, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग उसको सही से स्टडी नहीं करोगे तो डिस्पोजिटर थ्योरी वर्क करती है बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको ज़रूर देखने होते हैं जब आप चार्ट एनालाइज करते हो, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आप फिर हो जाता है कि ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी गलत है या बताने वाला गलत है, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इट इज़ देयर मिस्टेक टू नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली व्हेन दे आर एक्चुअली एनालाइजिंग द चार्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, सो चलिए गाइस, ये मेरा एक एनालिसिस था आप लोगों के लिए, राहु केतु का ट्रांजिट फॉर एक्वेरियस असेंडेंट। इसके दो सीरीज़ के 2 वीडियो और बचे हैं जिनको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ट्रांजिट का टाइम आ ही चुका है। सो बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट। सो हमारे सारे ट्रांजिट्स पूरे हो चुके हैं, सैटर्न का भी, जुपिटर का भी, राहु केतु का हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग कुछ और सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें मेरा टारगेट फर्स्ट रहेगा नक्षत्र, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम वो सीरीज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि नक्षत्र क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो, कमेंट, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आपके राहु केतु कहाँ बैठे हुए हैं, तो वी कैन डिस्कस कि क्या रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।